हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। 9th क्लास हम लोगों ने ग्रेविटेशन का चैप्टर इसमें स्टार्ट किया हुआ है और ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आपको इसके बारे में मैंने बताया है। तो हमने स्मॉल बॉडीज़ जो हैं उसमें बताया कि उसमें भी अट्रैक्शन होता है, बट क्योंकि बड़े उनके मासेस बड़े छोटे हैं, बड़े कम हैं उनके मासेस, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हमको नज़र नहीं आते कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर। लेकिन अगर एक वस्तु बड़ी है और एक वस्तु छोटी है, तो जैसे अर्थ और बॉल, ठीक, तो इसमें हम क्या चीज़ देखते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल बताया था कि हमने एक पत्थर ऊपर से छोड़ा, तो पत्थर छोड़ने के बाद जो है वो नीचे को लुढ़क जाता है, यानी ये पृथ्वी का मास ज़्यादा है और पत्थर का मास कम है, तो उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमें साफ अट्रैक्शन उसका जो अर्थ की तरफ हो रहा है वो हम देख पाते हैं। यानी कि अगर दो स्मॉल बॉडीज़ हैं, 1 kg की बॉल है और एक और दूसरी 1 kg की बॉल है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वी कैन इग्नोर दैट, but we can't ignore if the one body mass is very much higher than the mass of the other body। ये हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसको आप देखिए। उस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि जो मास है अर्थ का, जो अर्थ का मास है वो आपका दे रखा है 6 × 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ। मान लीजिए मैंने इसे m1 मान लिया, 6 × 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ है। 6 × 10⁻24 kg एंड दैट द मून इज 7.4, उसे हम m2 मान लेंगे। देखिए अगर दो मासेस हैं तो एक को m1 माना जाता है और एक को m2 माना जाता है। तो इसका वेट हमें दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg, 22 kg। और फिर कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, जो डिस्टेंस है यानी जो r है, मून उसका है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, 10⁻5 किलोमीटर। एंड तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, जहाँ पे हमें g गिवन है। G is 6.7 × 10⁻11, ये हमें गिवन है। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं ये दो लार्ज बॉडीज़ का है। मैं भी डिस्कस कर रहा था कि अगर स्मॉल बॉडीज़ हैं तो उसका तो हम अट्रैक्शन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो दो लार्ज बॉडीज़ हैं उनका मास हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो अर्थ का मास है ये दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, और जो मास है आपका मून का यानी कि चांद का वो दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg। और जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, वो हमें दे रखा है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर। ये मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1000 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो g की वैल्यू है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 6.7 × 10⁻11। चलिए लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको चेंज कर लें, तो ये हमारा हो गया 3.84 × 10⁻1000। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये आ गया 3.84 × 10⁸, क्योंकि 5 तो यही है, 3 जीरो और जुड़ गए, तो डिस्टेंस तो ये हो गया। नाउ अब फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है बिटवीन दीज टू लार्ज मासेस बॉडीज। तो F = G m1 × m2/r²। अब आप देखिए इसका मास निकालने पे ज़्यादा ही आएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा ही आएगा। तो F = G is 6.7 × 10⁻11 मल्टीप्लाई m1 is 6 × 10⁻24 and m2 is 7.4 × 10⁻22 upon r². What is r? It is 3.84 ×
8 की पावर 2। यानी पहला काम तो हमारा ये है कि हमें क्या दिया हुआ है हमने उसको पूरा नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद जैसे ही फार्मूला आया, फार्मूले में जिस चीज़ की भी जो वैल्यू है वो हमने उसमें उसको पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया लास्ट वीडियो में आपको कि हमेशा जो 10⁻⁴ उसको आप सेपरेट कर लीजिए, उसको आप अलग कर लीजिए। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू आप 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4, इसको अलग करिए, एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 एंड मल्टीप्लाई 10⁻22, इसको अलग लिख लीजिए। और अपॉन में अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि 3.84 2 टाइम्स है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.84 एंड 3.84, ये आपका क्या आएगा, 4 चौक 16, 32, 33, 12 और 3 15, ओके, 8 चौक 32, 3 64 और 3 67, या 6 24 और 6 30। ठीक बेटा, अब ये लास्ट में 3 4 12 12, 3 8 24 और 1 25, 2 9 और 2 11। तो बेटा ये आपका आ गया 6 5 14 7 4 1 1 2 3 4 14.7456। नीचे आ गया हमारा 14.7456। मल्टीप्लाई है, इससे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे को सम निकालना, तो इसलिए मेरे को करके दिखाना पड़ रहा है। और ये 10 की पावर 8 2 16, 10 की पावर 16। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए 4 4 16, 1 कैरी, 4 8 33, तो 33 का 3 यहाँ पे आ गया, 4 3 12 और 3 15, ठीक। 8 चौक 32 का 2 3 8 64 और 3 67, 67 का 7 6, 8 3 24 और 6 30 आ गया। यहाँ पे 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 2 3 3 9 और 2 11, ये 6 आ गया, ये 5 5 2 7 7 14, 5 6 और 1 7 और 3 और 1 4 और 1, तो 14.74 इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इसे आप देखें, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे 6.7 6 से मल्टीप्लाई, फिर 7.4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई पहले रफ में कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 6.7 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, 6 6 36, 36 एंड 4 40, ये आ गया आपका 40.2। ठीक है, 40.2। अब इसी को ही आपको 7.4 से करना है, 7.4 से। तो इसे जब मैं 7.4 से करूंगा, 4 दूनी 8, 0 4 4 16 एंड 7 दूनी 14, 1 7 चौक 28, ये आ गया बेटा आपका 8 4 7 9 एंड 2 डेसिमल 2 1 2, यानी 297.48। F इक्वल्स टू 297.48। ठीक है, इसे आप रख कर दीजिए। तो 297.48 मल्टीप्लाई, अब ये आपका 10 की पावर -11 है, इसे मैं नीचे ले जाऊंगा। ठीक, देखिए हमारे जो घातांकों के नियम हैं, जो हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस हैं, उसमें हमेशा जो हमारा बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इससे हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का है, तो 22 में से 11 गए तो हमारा 11 ही बचेगा। लेकिन और इजी करने के लिए इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 297.48 मल्टीप्लाई, मैं केवल लिख रहा हूँ 10 की पावर 22 अपॉन, ये ऐसे रहेगा 14.7456 मल्टीप्लाई, ये मेरा नीचे आके 10 की पावर 11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 पहले से ही, ये पहले से ही है। मैंने अभी बताया जिसका बेस सेम होता है, जिसका आधार सेम होता है, उसकी पावर ऐड हो जाती है, उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 16 और 11 कितना हो जाएगा, 16 और 11 27 हो जाएगा, हो जाएगा 27। तो क्योंकि जगह कम है, मैं इसको 10 की पावर 27 यहीं पर ही कर लेता हूँ।
10 की पावर 27। लीजिए ये 10 की पावर 27 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि अगर आधार एक जैसा है, आधार नीचे 10 था और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, गुणा का साइन था, तो पावर उनकी ऐड हो जाती हैं। तो ये पावर उनकी ऐड होके हो गया 10 की पावर 27। अब ये 22 और 27 आपस में कट जाएंगी पावर, मेरे पास क्या आ जाएगा 297.48 अपॉन 14.7456 मल्टीप्लाई, ध्यान दें ये 22 है 27, तो पूरी 22 कट गया, 27 में से 22 गया, कितने बचे 5, नीचे आ गया 10, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 लगा लो, अपॉन मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक है, अब आपको केवल इसको सॉल्व करना है और मेरे ख्याल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसे लोवेस्ट टर्म में लाके, इसको आप लोवेस्ट टर्म में लाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी बड़ा निकल कर आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आपको मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ मून दिया हुआ है और उनके बीच का डिस्टेंस हमें जो है इतना दे रखा है, ये दे रखा 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 हमें दिया हुआ है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमें 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 दिया है। तो फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो आप इसको कोशिश करिए, निकालिए, इसे काट के निकाल सकते हैं इसे। यस, लेट अस डू। बेटा यहाँ पे 10⁻24 भी है। यस, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। ये तो हमारा सेम चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए 6.7 आपने अलग कर लिया, आपने 6 को अलग कर लिया एंड 7.4 को अलग कर लिया, 10⁻22 और इसके साथ मल्टीप्लाई 10⁻24 भी है कि नहीं। चलिए इसे तो हम बाद में लिख लेंगे, ये 10 की पावर इसमें छूट गई, नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा आपका। तो ये मल्टीप्लाई करके तो 3 का आपका इतना आ गया 10⁻, अभी इसे मत काटिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 10⁻24 अभी और है इसमें, ये जो इसमें बचा हुआ है 10 की पावर 24, तो नीचे तो हमारा 27 ही आना था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा क्या बचेगा 297.48 अपॉन 14.7456। नाउ लेट अस सी 10 की पावर 24 एंड 22, अब 24 और 22 कितने होते हैं, 24 और 22, 22 44 और 2 46, 10 की पावर 46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 46 और नीचे मेरा है 10 की पावर 27, 10 की पावर 27। तो इसको तो आप सॉल्व करेंगे ही, जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया बस ये है आपका 46 में से 27 गए, ये 9 यानी कि 19 बच रहा है। तो 297.48 अपॉन 14.7456 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये अभी आपका बच रहा है। इतना छोड़ेंगे तो आपके आधे से 1 नंबर कट सकता है। इसको पूरा सॉल्व करके ही आपको फिर पूरा इसका आंसर निकालना पड़ेगा, वो आप निकालेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, कभी भी इसको तो आप नोट करते रहें, कभी भी हम फिजिक्स में कोई आंसर निकालते हैं तो हमेशा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर में, और डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद लगता है। तो मैंने उसका एक आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल भी बताया था, वो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, उसको आप देखिए जरा वो क्या था। अब जैसे मैं इसी को ही मानता हूँ, चलिए ये 297.48 इंटू 10 की पावर 5 अगर ऐसा है, सपोज करिए
और मैं कहता हूँ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैंने फिर आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है डेसिमल यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए। तो डेसिमल 2.9748 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब ध्यान दें यहाँ पे मेरा 10 की पावर अब 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये डेसिमल पहले यहाँ था, अब डेसिमल यहाँ आ गया, इसके बीच में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो जितनी 10 की पावर है उसमें वो उतनी डिजिट ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 7। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा इसे लोवेस्ट टर्म में लाके, तो आंसर आपको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। नोट कर लें इसे, और इसका आंसर जो आएगा लगभग 2.01 समथिंग आएगा इसका। 2.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 32 न्यूटन। इसको आप सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। 10 की पावर 20 न्यूटन इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व जरूर करें, ठीक है। और इसको आपको कर लेंगे तो आपको एक तरीका आ जाएगा कि हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना आता है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा उस पर नहीं जाना चाहूँगा। अभी भी मैंने आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैंने बता दिया। ओके, नोट डाउन। ओके बेटा, चलिए अब ये जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसने हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर घूम रहे हैं, और जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो जो हैं उन प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं। अब इसमें देखिए दोनों लार्ज मासेस की बॉडीज़ हैं। अब प्लैनेट्स हैं उनका भी मास लार्ज है, और जो सन है उनका भी मास लार्ज है। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बॉडीज़ के आपस में बीच में लग रहा है, इसी कारण से हमारे यूनिवर्स में सारा सिस्टम चल रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो प्लैनेट होते ही ना, आपस में टकरा जाते और शायद कोई जीवन भी यहाँ पर ना होता, ठीक है। तो आपको मालूम है सूरज के चारों ओर जो है प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी सैटेलाइट। तो अर्थ की जो सैटेलाइट है जिसे हम उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, वो कौन सी है? वो है हमारी चांद, यानी कि चंद्रमा। आपने देखा है ज्वार भाटा यानी जो टाइड्स ऊपर उठती हैं पानी में, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज, जिसके कारण से लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठती हैं। तो न्यूटन ने ही हमें इसके बारे में, जो ये प्लैनेट्स हैं कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अब कैसे लगाते हैं वो चीज़ अभी बाद में आएगी। सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में न्यूटन ने ही हमें इसकी जानकारी दी। और जो केपलर लॉ ऑफ मोशन है, केपलर भी एक वैज्ञानिक था। मैं इसको रब करता हूँ, मेरी डस्टर। केपलर नाम के वैज्ञानिक, केपलर लॉ ऑफ मोशन, केपलर ने ही हमें ये चीज़ बताई थी कि प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर किस पाथ में, यानी किस रूप में और किस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं, इसके बारे में भी हमें न्यूटन ने समझाया, वो डिस्क्राइब किया। क्योंकि केपलर ने हमें इसको 16th सेंचुरी में डिस्क्राइब किया था, प्लैनेट्स और इसके मोशन के बारे में, सन और प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, और सैटेलाइट और अर्थ के बारे में। तो उसके बाद हमको इसको न्यूटन ने ही समझाया कि केपलर के मोशन मतलब कैसे उसको डिस्क्राइब किया है उसने। तो केपलर ने जो है इसके 3 जो है हमारे मोशन दिए थे, केपलर ने 3 लॉज दिए थे। तो वो 3 लॉज मैं आपको बता रहा हूँ, उस 3 लॉज को आप सुन लीजिए।
तो जो सबसे पहला लॉ था उसने ये बोला केपलर ने कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं। इलिप्टिकल हम बोलते हैं ओवल शेप, जिसे अंडाकार हम कह सकते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो ये देखिए it is not a circle, it is a elliptical shape. That means if it is a planet and it is the sun, ये इसका F1 फोकस और इसका ये F2 फोकस। फोकस हर चीज़ का फोकस होता है, ये मैंने आपको लाइट के चैप्टर में पहले बताया था, वो हम दोबारा उसको हम रिवाइज करेंगे। तो एक फोकस में सन होता है। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, इट इज नॉट अ सर्कुलर, इट इज ओनली अ इलिप्टिकल, यानी कि एक ओवल शेप बन रहा है इसका, ओवल शेप। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में यही बताया कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो उनका पाथ है, यानी जो उनका पाथ है वो इलिप्टिकल होता है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको बनाया हुआ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे है ये, ठीक है। इसको बना लीजिए अभी आप। देखिएगा, अच्छा ये तो था हमारा इसका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बताया हमने कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, यानी उनका पाथ जो है इलिप्टिकल होता है। सेकंड लॉ में उसने क्या बताया, ये आपको समझने वाली बात है। ये डायग्राम बनाइए पहले, यहाँ से सन से, इधर से ये जो लाइन टच कर रही है प्लैनेट्स की सन से, ये हम शो कर रहे हैं इसको। पहले इसे बना लीजिए। यहाँ मैंने ए दिया है, यहाँ बी दिया है, वो ए डैश है और वो जो है बी डैश है। इसको पहले आप बना लीजिए। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये सन, ये फोकस F1 और ये फोकस F2। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो हर प्लैनेट है वो सन के अराउंड इस वे में ज्वाइन करता है, ताकि जो लाइन है जो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन आ रही है, ये जो प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है, इट स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि स्वीप कर रही है वही एरिया उतने टाइम में जितना कि अगर डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, यानी कि इक्वल एरिया स्वीप्स कर रही है वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्लैनेट अगर इस सन के नज़दीक होगा, कोई भी प्लैनेट अगर सन के नज़दीक होगा तो वो फास्टर मूव करेगा, वो तेज मूव करेगा, ठीक है। और अगर वो जितना प्लैनेट सन से दूर होगा तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। ये इसका मतलब है स्वीप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस चीज़ को आप समझिए, केपलर ने सेकंड लॉ में हमें क्या बताया। यानी वो सेकंड लॉ का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जितना प्लैनेट सन के नज़दीक आएगा तो वो तेज मूव करेगा, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती प्लैनेट की, लेकिन एरिया स्वीप्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब
अगर ये दूर है प्लैनेट सन से तो वो धीरे धीरे चलेगा, स्लोली चलेगा, और अगर वो पास में है तो वो तेज तेज चलेगा। ये इसका सेकंड लॉ था। तो फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ हमारा ये था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल यानी ओवल शेप में मूव करते हैं। सेकंड लॉ का हमारा ये मतलब है कि अगर हमारा प्लैनेट सन के पास में है तो वो फास्टर मूव करेगा, और अगर हमारा वो सन से दूर है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। अब हम आएंगे इसके थर्ड लॉ पे, इसको नोट कर लें, फिर मैं थर्ड लॉ बताता हूँ आपको। केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में क्या वो कहता है? वो ये कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट, क्यूब यानी कि पावर 3, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये एब्रिविएशन आप याद रखिए, द क्यूब ऑफ द mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time। टाइम का ये मैंने स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ऑफ टाइम, एंड इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। यानी ये रिलेशन दिया हमें जो है केप्लर ने। अब इसे हम R3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई टी स्क्वायर और आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा एब्रिविएशन दिया केप्लर ने थर्ड लॉ में। तो केप्लर के तीनों लॉ आपको पता चल गए, जिसके बारे में हमें सन और प्लैनेट्स और मून और सैटेलाइट के बारे में जो है इसके बारे में बताई। देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आप और ध्यान रखिए, वो क्या डिफरेंस है कि जो प्लैनेट्स हैं वो तो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के जो अपने प्लैनेट्स हैं उनके चारों ओर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते हैं। ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि all planets revolve around the sun in an elliptical orbit and all satellites revolve around their planets in a circular orbit। और ये एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है ये प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं सन के चारों ओर। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? ये आता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के कारण। अगर मैं बात करूं सन और प्लैनेट की, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के द्वारा आता है। और अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ और उसके सैटेलाइट के बारे में, यानी कि अर्थ और मून के बारे में, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, वो उसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने आज आगे जो पढ़ा वो हमने एक ये बताया कि हम छोटे जो मासेस की बॉडीज़ हैं हम उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, बट जो लार्ज मासेस के हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसका मैंने न्यूमेरिकल आपको बताया, उस जिसका आंसर आप लोग निकाल ही लेंगे। उसके बाद फिर मैंने केप्लर लॉ, क्योंकि हमारा जितना भी यूनिवर्स है या टाइड्स हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही सारा हमारा यूनिवर्स अटका हुआ है। और तो इसी में ही केप्लर लॉ ने जो हमें 16th सेंचुरी में बताया था उसका फुल डिस्क्रिप्शन हमें फिर न्यूटन ने हमें इसके बारे में समझाया कि कैसे केप्लर लॉ ने बताया कि प्लैनेटरी मोशन कैसे होता है।
अब इसके बारे में आगे अब और जो भी इसके आगे है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन जो हमारे NCERT के क्वेश्चंस हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि NCERT के क्वेश्चंस करने से आपको वो डिटेल्स अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो बारीकी क्वेश्चन जो एक नंबर वाले हैं या जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मार्क्स को गेन करने के लिए, वो आपकी समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसको आप अच्छी तरह करें। मैं इस पर आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो है कुछ और दूंगा करने के लिए, और वो आपको मैं सेंड करूंगा, तो उसको आप देखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।